Hello students, myself Dr. Girish Rai Singhani, Associate Professor, Department of Botany, SPC Government College Ajmer। ये आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्लैक्स मट ऑफ वीट के बारे में। ये टॉपिक जो है इट इज़ इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ एमएससी बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर। और जो फोर्थ सेमेस्टर का जो ये पेपर है एडवांस प्लांट पैथोलॉजी का पेपर 16, इसमें आपके सारे प्लांट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करना है अपने को। और पहला डिजीज़ जो हम ले रहे हैं दैट इज़ फ्लैक्स मट ऑफ वीट। फ्लैक्स मट ऑफ वीट जो है इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन साउथ ऑस्ट्रेलिया इन 1868, ऑल्दो अ सिमिलर डिजीज़ ऑफ एग्रोपैरॉन was observed earlier in 1848 in Europe also. Since then, it has been reported from almost all the wheat growing areas of the world, including Japan, Southeast Asian countries, India, Pakistan, Middle East countries, Europe, South Africa and United States. अब किसी भी डिज़ीज़ को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम उसका जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसकी अकरेंस कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद डिज़ीज़ को डिस्कस करने के लिए हम उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, रोग के लक्षण के बारे में। और उसके बाद उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, वो डिज़ीज़ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज हो रही है, वो डिज़ीज़ उसको उस कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। और देन वी कम ऑन टू द कंट्रोल मेजर्स कि उस रोग को उसकी रोकथाम के लिए या उसके कंट्रोल के लिए हम कौन से मेजर्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, किसके द्वारा हम उस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डिज़ीज़ जो है राजस्थान में भी पाई गई थी 1952 से। Although its occurrence in the country is not widespread, its importance cannot be underestimated since unlike most smurts, अलग दूसरे स्मर्ट्स की तरह भी ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। एंड इट इज़ लॉन्ग परसिस्टिंग एंड इफ स्विंग मेथड्स एंड एनवायरनमेंट्स आर फेवरेबल एंड ससेप्टेबल वेराइटीज़ आर ग्रोन इन द डिजीज़ में अज्यूम सीरियस फॉर्म्स। अब क्या होता है कि अगर हम जो ससेप्टेबल वेराइटीज़ को हम इसकी स्विंग कर रहे हैं या कंडीशंस जो है इसकी फेवरेबल है और स्विंग मेथड्स जो एनवायरनमेंट्स जो हैं इसके लिए फेवरेबल होते हैं, तो ये डिज़ीज़ जो होती है ये क्या कर लेती है, सीरियस फॉर्म ले लेती है। और reduced yield due to complete loss of productivity of infected plants is the most significant effect of the disease। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव डिजीज़ किस पे होता है इसका, इसकी यील्ड, इसके उपज के ऊपर, यील्ड के ऊपर। ड्यू टू कंप्लीट लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके जो पूरी जो प्लांट में हैं वो इन्फेक्टेड होके और उनकी कंप्लीट लॉस हो जाती है प्रोडक्टिविटी में। नेक्स्ट वी कम टू द सिम्टम्स। फ्लैक्स मट जो है इज़ अ डिजीज़ ऑफ स्टेम, कल्म एंड लीफ ऑफ वीट प्लांट्स। लीफ एंड लीफ शीट्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। ये फ्लैक्स मट जो है ये कौन सी डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ है स्टेम की, कल्म की एंड लीफ ऑफ वीट प्लांट्स। लीफ एंड लीफ शीट्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। इसके जो लीफ और लीफ शीट्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। एज अ रूल एवरी शूट ऑफ द प्लांट इज़ इन्फेक्टेड। The infection is evident from the late seedling stage until maturity of the crop. The leaves become twisted and assume a drooping habit, flagging, which is followed by withering. Soon these leaves are shed away and often the whole plant is dead. और ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट इसका जो सिम्टम है वो ये है कि जो लीव्स जो होती हैं दे बिकम ट्विस्टेड और ड्रूपिंग हैबिट या फ्लैगिंग जो हैबिट है वो अज्यूम कर लेती हैं और इसी वजह से इसको फ्लैक्स मट ऑफ वीट नाम दिया गया है। सून दीज लीव्स जो होते हैं दे आर शेड अवे एंड ऑफन होल प्लांट इज, और इसी क्या होता है जो जल्दी से शेड अवे हो जाती हैं, झड़ जाती हैं और पूरा प्लांट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। फ्रीक्वेंटली द कल्म रिमेन स्टेराइल बेयरिंग नो ग्रेन्स, और कल्म जो होता है वो स्टेराइल हो जाता है और उसमें कोई ग्रेन्स नहीं बनते हैं। एंड इफ द ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दे आर मच श्रिवल्ड एंड वैल्यूलेस, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। The outward appearance of the parasite itself is marked by formation of grey to greyish black, slightly swollen bands running parallel to the veins of older leaves and leaf sheath. These bands indicate the development of sori under the epidermis in the mesophyll tissue.
लेटर द एपिडर्मिस रप्चर्स एक्सपोजिंग अ ब्लैक पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स। और क्या होता है, मैच्योर स्टेज पे आपको लीफ के ऊपर, कलम के ऊपर, स्टेम के ऊपर ब्लैक पाउडरी मास दिखेगा स्पोर्स का। अब हम इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म पे आ जाते हैं। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है अस्ट्रेलैगो ट्रेटिसाई, और अस्ट्रेलैगो एग्रोपायरा भी होता है। कुछ ग्रासेस में ये फ्लैक्समट ऑफ ग्रासेस ये कॉज करता है। और हाउएवर द नेम अस्ट्रेलैगो ट्रेटिसाई इज स्टिल यूज्ड, लेकिन जो नेम है इट इज़ अस्ट्रेलैगो ट्रेटिसाई। मोस्टली जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं अस्ट्रेलैगो ट्रेटिसाई इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। द स्पोर्स आर बॉर्न इन टाइनी बॉल्स consisting of 1 to 6, mostly 3 fertile bright brown spores surrounded by a layer of flattened sterile peripheral cells. Individual spores are globose to subglobose and reddish to olivaceous, smooth-walled and measure 8 to 18 microns in diameter. The spore balls measure 18 to 50 microns in diameter. The sterile peripheral cells are smaller and more elliptical. The spores germinate in situ to form a short promycelium without or with 1 to 2 septa. At the distal end of promycelium, 1 to 4, mostly 3, primary sporidae are formed. They are cylindrical, aseptate or 1 to septate and measure 12 to 15 by 3 microns. They usually remain attached to the promycelium and germinate by a cylinder germ tube which may be of considerable length and represents the infection hypha. Fresh spores of the fungus are difficult to germinate. A preliminary drying fevers germinate. And spores have been found to remain viable for as long as 10 years in the laboratory when kept at low humidity. स्पोर्स जो होते हैं 10 साल तक जो हैं वायबल रह सकते हैं अगर उनको लो ह्यूमिडिटी पे, कम पानी में रखा जाए। मॉइस्चर कम होगा तो ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। अभी डिजीज़ जो है इट इज़ सॉयल एज वेल एज सीड बॉर्न। द फंगस ग्रेन एक्सेस टू द seed and straw during the harvest and is distributed as the seed contaminant or straw or any other material which has become contaminated. It can persist in the soil as a spore ball for many years. Soil के अंदर भी ये spore ball की तरह persist करता है for so many years. And after infection, the fungus grows both inter and intracellularly. इसका जो माइसीलियम होता है वो इंटरसेल्यूलर होता है और इंट्रासेल्यूलर भी होता है, until it begins to sporulate, जब तक ये इसमें क्या होता है स्पोरुलेशन या फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स नहीं हो जाता है। जनरली फर्स्ट इन द लीफ ब्लेड्स एंड देन इन द लीफ शीथ एंड अदर प्लांट पार्ट्स। पहले लीफ ब्लेड में स्पोर्स बनते हैं और उसके बाद लीफ शीथ और दूसरे प्लांट पार्ट्स में स्पोर्स बनते हैं और माइसीलियम फैलता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम डीप सोइंग करें इट इंक्रीजेज़ द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। अगर हम डीप सोइंग करते हैं गेहूं की तो वो उसके में क्या होता है चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन के, ड्यू टू द फैक्ट दैट द सीड्स रिमेन बीनीथ द सॉइल सरफेस लॉन्गर, ज़्यादा अंदर रहता है सरफेस में अंदर सॉइल के, एंड द सीडलिंग्स आर दस एक्सपोज टू पोटेंशियली इन्फेक्टिव इनोकुलम लॉन्गर दैन इन शैलो सोइंग। और उसके कारण क्या होता है जो सीडलिंग अंदर बनती है वो ज़्यादा देर तक क्या होती है एक्सपोज्ड होती है, किसके लिए, जो कि पोटेंशियली इन्फेक्टिव इनोकुलम है उसके लिए वो ज़्यादा क्या रहती है एक्सपोज्ड रहती है, इसीलिए उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अब हम अगर बात करते हैं इसके कंट्रोल मेजर्स की। कंट्रोल ऑफ फ्लैक्स मड कैन बी अचीव्ड बाय होस्ट रेजिस्टेंस, केमिकल सीड ट्रीटमेंट, एक्सक्लूजन बाय क्वारंटीन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब क्या होता है कि इसको हम कंट्रोल मेजर को यहाँ इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, बाय होस्ट रेजिस्टेंस, केमिकल सीड ट्रीटमेंट, क्वारंटीन के द्वारा और कल्चरल प्रैक्टिसेस के द्वारा। The most effective method of flex mud
कंट्रोल इज़ द यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़। रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जो होता है सबसे बढ़िया मेथड है डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए। इन कॉन्जुगेशन विद सीड ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस वेयर सच वेराइटीज़ आर अवेलेबल फॉर ए पर्टिकुलर एरिया, फ्लैक्स स्मट हैज़ ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड। जहाँ पर भी इस तरह का प्रैक्टिस की गई है, जहाँ पे क्या होता है कि रेजिस्टेंट वेराइटीज़ और उसकी जो सीड ट्रीटमेंट्स हैं उसको साथ साथ किया गया तो ऑलमोस्ट ये डिज़ीज़ जो है वो डिसअपियर हो जाती है। सीड ट्रीटमेंट विद कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट डस्ट at the rate of approximately 2 ounces per 80 pounds is an effective method of seed disinfection. फिर steeping the seed in formaldehyde solution, उसके बाद टेट्राक्लोरो nitroanisole TCNA has been recently recommended as an effective compound for seed and soil disinfection against the disease. उसके बाद systemic fungicides like Vitavex give control of disease as well as soil-borne infection। जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं जो कि सारे प्लांट बॉडी में फैल जाते हैं, लाइक वीटावेक्स, कॉमन एग्जांपल है वीटावेक्स। ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं सीड एज वेल एज सॉइल-बॉर्न इन्फेक्शन को। उसके बाद रोटेशन, अर्ली सोइंग ऑफ द क्रॉप, बर्निंग ऑफ द स्टबल एंड हॉट वेदर कल्टिवेशन have also been reported to reduce the incidence of flax smut। ये क्या करते हैं, रोटेशन के द्वारा, क्रॉप रोटेशन, अर्ली सोइंग ताकि इन्फेक्शन हो ही नहीं पाए, और बर्निंग ऑफ द स्टबल, ये जो है कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एज ऑलरेडी एम्फेसाइज्ड, वन मेथड अलोन इज़ नॉट इफेक्टिव। एक मेथड जो होता है वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रैक्टिसेस, जो ये मेथड्स अभी अपन ने डिस्कस करी है, इसके जो कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन जो होता है एज़ फार एज़ पॉसिबल इज़ रिकमेंडेड फॉर सक्सेसफुल कंट्रोल ऑफ द डिजीज़। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ साल पहले भी जैसे पंजाब एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे कंबाइंड इफेक्ट्स, और जिनके द्वारा क्या किया गया था, डिज़ीज़ को जो है वो कम किया गया था। एंड द वीट वॉज सोन टुवर्ड्स एंड ऑफ अक्टूबर। उसकी जो सोइंग की जो टाइम था उसको चेंज कर दिया था, और इंस्टेड ऑफ द यूजुअल टाइम, जबकि नवंबर और दिसंबर में यूजुअली सोइंग होती है। और उसके बाद क्या होता है, क्रॉप का जो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स थे वो दिए गए थे। तो इस तरह से हम कई तरह से वी कैन कंट्रोल दिस डिजीज़। सो दिस इज़ अबाउट द फ्लैक्स स्मट ऑफ वीट। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कर्नाल बंट ऑफ वीट।